आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आज की तारीख 23 फरवरी मंगलवार का दिन। मैं हूं कुलदीप मिश्र और आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर की खबरों का लेखा जोखा। दिन भर में गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी आसान जीत दर्ज की है, लेकिन क्या कोई नया फैक्टर उभर के आया है? अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके आलोक में इसे समझेंगे। चुनाव पश्चिम बंगाल में भी होने हैं और बहुत जल्द होने हैं, तो ये समझेंगे कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो पिछले चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीत पाई थी, कैसे अब टीएमसी के साथ दौड़ लगा रही है। और आप जीमेल तो यूज़ करते ही होंगे। ऐप स्टोर पर जीमेल ने अपना प्राइवेसी लेबल अपडेट कर दिया है। ये क्या चीज़ होती है? अब वहाँ आप क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि जीमेल आपके फ़ोन से क्या क्या ले रहा है, कौन सा डेटा। लेकिन एंड्रॉयड पर ये प्राइवेसी लेबल क्यों नहीं आता? इतना फ़र्क क्यों है दोनों प्लेटफॉर्म में प्राइवेसी को लेकर के? इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात होगी भारत के नए और सबसे बड़े मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम की, जहां कल पहला इंटरनेशनल मैच होना है। क्यों ये स्टेडियम बिल्कुल अलग है? लेकिन पहले हेडलाइंस श्रुतिका से। टूलकिट मामले में गिरफ्तार 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने आज जमानत दे दी। कोर्ट ने दिशा को 1 लाख रुपए का निजी मुचलका जमा करने की शर्त पर जमानत दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लिया। वर्चुअल संबोधन में पीएम ने नए इकोसिस्टम के अंतर्गत नए लीडरशिप की जरूरत पर जोर दिया। यूपी के मथुरा के पालीखेड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज किसानों की महापंचायत को संबोधित किया, जहां वो मोदी सरकार पर हमलावर नजर आईं। गुजरात निकाय चुनाव परिणामों में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी को जामनगर, राजकोट, वडोदरा और भावनगर नगर निगम में बहुमत मिला है। इस चुनाव में कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, जबकि एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने आज कश्मीर की महिला अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके 2 सहयोगियों पर देशद्रोह मामले में आरोप तय किए हैं। कोर्ट के इस आदेश के बाद अब तीनों पर भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, देशद्रोह और आतंकी साजिश रचने का मुकदमा चलेगा। नेपाल में जारी राजनीतिक अस्थिरता के बीच सुप्रीम कोर्ट ने पीएम ओली से 13 दिन के भीतर संसद बुलाने का आदेश दिया है। इसके जरिए कोर्ट ने प्रतिनिधि सभा को बहाल करने का फैसला किया है। इजराइल के समुद्र तट के लगभग 160 किलोमीटर के क्षेत्र में टार की मौजूदगी से लगातार समुद्री जीवों की मौत हो रही है। इसके बाद अधिकारियों ने लोगों को अगली सूचना तक समुद्र तट पर नहीं जाने की सलाह दी है। दरअसल समुद्र के किनारे पाया जाने वाला टार एक जहाज से सैकड़ों टन तेल निकाले जाने का परिणाम है। और अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल ने स्मार्टफोन सेल्स के मामले में सैमसंग को पीछे कर दिया है। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि एप्पल ने इस तिमाही में करीब 80 मिलियन स्मार्टफोन्स बेचे हैं, जबकि सैमसंग करीब 62 मिलियन ही बेच पाया है। आज तक रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिन भर और मैं हूं कुलदीप मिश्र। शुरुआत करते हैं गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों से। छोटे इलेक्शंस होते हैं ये, लेकिन ये बहुत कुछ कहते हैं कई बार। तो बीजेपी ने अपना शानदार प्रदर्शन दोहराया है गुजरात के स्थानीय निकाय चुनावों में। जामनगर, राजकोट, वडोदरा, भावनगर के निगम बीजेपी जीत चुकी है। जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब सूरत और अहमदाबाद में भी बहुमत उसे मिलने वाला है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम, अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी इस चुनाव मैदान में थे। तो रिजल्ट से क्या बातें उनके बारे में भी पता चली। इस पूरे घमासान पर, उसके नतीजों पर और वजहों पर मैंने बात की अहमदाबाद बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट अजय उमट से। अजय जी, सबसे पहले तो ये कि बीजेपी की जीत का कारण कुछ है क्या? मतलब लोग कहते हैं कि एक एंटी इनकम्बेंसी आ जाती है, लेकिन बार बार गुजरात में हर चुनाव होते हैं और बीजेपी जीतती है। तो ये शानदार प्रदर्शन का दोहराव ये बताता क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है उसने इस बार, उनको पता था कि एक एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी इनकम्बेंसी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट फीलिंग को दूर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जो कैंडिडेट के चेहरे बदल दिए। एक तो नो रिपीट थियरी लेके आए, दूसरा कि जितने कॉर्पोरेटर्स थे, जो सीनियर कॉर्पोरेटर्स थे, 3 टर्म के कॉर्पोरेटर थे, उन सबको टिकट नहीं देने का डिसीजन लिया। दूसरा कि किसी भी कैंडिडेट का रिलेटिव है, हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, उसको टिकट नहीं। थर्ड क्राइटेरिया लिया था कि 60 ईयर से ऊपर को किसी को टिकट नहीं देने का।
चौथा जो एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में और सी आर पाटिल जो अभी प्रेजेंट गुजरात के पार्टी अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूरत और नवसारी में जो माइक्रो बूथ मैनेजमेंट और प्लानिंग का जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो इस बार पूरे गुजरात में दोहराया गया, जिसको कहते हैं पेज मैनेजमेंट। और पेज मैनेजमेंट में भी ऐसा है कि एक-एक पेज, मतलब एक पेज के अंदर 30 वोटर्स है, तो 30 वोटर्स के माइक्रो मैनेजमेंट तक ये पार्टी गई। और उन्होंने अपने जो वोटर्स थे, उन्होंने जो आइडेंटिफाई किए कि ये हमारी विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे सब वोटर्स को उन्होंने मोबिलाइज किया। दूसरा, हर एक कॉर्पोरेटर जो वार्ड होता है, वार्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमपीज, एमएलएज और मिनिस्टर्स को दी गई कि भाई ये सीट जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। उसके बाद गवर्नमेंट मशीनरी को उन्होंने पूरा मोबिलाइज किया इन फेवर ऑफ पार्टी। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लीडरशिप थी पार्टी की, वो काफी इफेक्टिव थी। जैसे इंटरनल बिकरिंग्स, आंतरिक असंतोष हर एक पार्टी में होता है, लेकिन बावजूद उसके पार्टी में इतना डिसिप्लिन था कि एक बार अमित भाई या मोदी साहब के ऊपर से मैसेज आ गया कि भाई पार्टी को जिताना है, कैंडिडेट को टिकट मिली है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद पूरी पार्टी लग गई। तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी इनकम्बेंसी का इफेक्ट नहीं हुआ। दे हैव चेंज द फेस सो दैट कोई इफेक्ट, गुजरात में कोरोना था, गुजरात में एग्रीकल्चर एजिटेशन का कोई इम्पैक्ट, या पेट्रोल डीजल के प्राइस राइज, या महंगाई का, किसान आंदोलन का कोई इफेक्ट नहीं देखने को मिला, क्योंकि बीजेपी जो थी काफी संगठित पार्टी थी, इनकी रणनीति काफी अच्छी थी। और अमित भाई शाह मोटेरा स्टेडियम में बैठ के हर एक चीज मॉनिटर कर रहे थे कि भाई वोटिंग क्यों कम हो रहा है, कौन से कहाँ पे क्या देखना है, कहीं पैनल ना टूट जाए। कास्ट कॉम्बिनेशन से लेके हर एक इक्वेशन को उन्होंने बहुत ही अच्छे से मैनेज किया। एंड दैट इज द रीजन के जैसे भावनगर और जामनगर में तो ये छठी बार 6 कंसेक्यूटिव टाइम्स कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में रही। अहमदाबाद में भी ये चौथी 5वीं बार कंसेक्यूटिव भारतीय जनता पार्टी रही। और सूरत में भी, बड़ौदा में भी, भावनगर में भी, राजकोट में भी 6 महानगरों में भारतीय जनता पार्टी जो है उसका दबदबा रहा। अच्छा, एक और चीज़ कि आम आदमी पार्टी को लेकर के बात हो रही थी कि गुजरात में ये पार्टी कैसा करती है। सूरत में जीत तो दर्ज नहीं की, लेकिन आम आदमी पार्टी ने वहाँ पर कांग्रेस को मुख्य विपक्षी नहीं बनने दिया। तो ये सूरत में केजरीवाल का जो प्रभाव दिखा, ये कैसे है? देखिए, केजरीवाल का प्रभाव नहीं हुआ। केजरीवाल ने एक अपॉर्चुनिटी ली। अपॉर्चुनिटी केजरीवाल की पार्टी ने ये ली कि आपको याद होगा कि 2015 में गुजरात में जो फिनोमिना हुई थी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में काफी खामियाजा भुगतना पड़ा था, और उसकी वजह से आनंदीबेन पटेल को भी इस्तीफा देना पड़ा था, और विजय रूपाणी गुजरात के सीएम बने थे। उस वक्त ये हुआ था कि हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर का पटेल अनामत आंदोलन जो था वो काफी चरम सीमा पे था। तो वो पटेल अनामत आंदोलन के जो नेता लोग थे, जो पाटीदार कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और सूरत में सौराष्ट्र के काफी लोग रहते हैं, उन सब लोगों को कांग्रेस पार्टी ने तवज्जो नहीं दी, और वो सब लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आम आदमी पार्टी में चले गए। तो कांग्रेस पार्टी की पूरी जो फौज थी, जो हार्दिक पटेल वाली फौज थी, सिर्फ हार्दिक पटेल यहाँ रह गया, लेकिन वो पूरा पटेल आंदोलन जो था, पास जिसे कहते हैं, वो पास के जितने भी नेता थे सौराष्ट्र के पटेल लोग, वो सब केजरीवाल की पार्टी में चले गए। एंड उनका एटीट्यूड जो था वो काफी मिलिटेंट एटीट्यूड था। उन्होंने काफी आंदोलनकारी अभिगम सूरत में अपनाया, और उसकी वजह से आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस 0 रहा, और कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर दिया आम आदमी पार्टी ने एज मेन ऑपोजिशन पार्टी इन सूरत। क्योंकि कांग्रेस पार्टी में इतनी ज्यादा इंटरनल बिकरिंग थी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो गया था, पार्टी ऑफिस से वो लोग ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे। सूरत का जो पार्टी लीडर, पार्टी का प्रेसिडेंट था, उसको ऑफिस की जगह एक फार्म हाउस में जाके टिकट के मैंडेट देने पड़े, और एग्रेसिव कैंपेन जो थी वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई। जबकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स थे, उनको फाइनेंशियली रिसोर्सेज भी उनके पास अच्छे थे, क्योंकि पटेल लोग जो थे उनको डायमंड लॉबी और ये कॉर्पोरेट लॉबी जो थी वहां लोकल लेवल पे मदद भी कर रही थी, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। और केजरीवाल ने भी पूरे गुजरात में सिर्फ सूरत में फोकस किया, क्योंकि उसको लगा कि वहां एंटी इनकम्बेंसी और एंटी एस्टेब्लिशमेंट की फीलिंग का एडवांटेज भी ले सकते हैं। और सीआर पाटिल चूंकि सूरत थे से, तो उसके सामने एक चेहरा भी आम आदमी पार्टी जो थी वो सूरत में बढ़ पाई, और कांग्रेस ने एक अपॉर्चुनिटी सूरत में गंवा दी। अच्छा अजय जी, 2 और खिलाड़ी हैं, एक तो असदुद्दीन ओवैसी हैं और एक बहुजन समाज पार्टी है।
अहमदाबाद में AIMIM ने खाता खुला, ठीक ठाक परफॉर्म भी किया, लेकिन बाकी मुस्लिम प्रभाव के इलाकों में उम्मीद से ख़राब प्रदर्शन पार्टी ने किया। और BSP का परफॉर्मेंस कैसा रहा आपके हिसाब से? बसपा का भी मैंने आपको बताया ना कि बसपा जो थे वो शहरी इलाकों में कुछ एरियाज थे जहां पर बसपा का थोड़ा बहुत प्रभाव था, और ओवैसी ने जो कैंडिडेट रखे थे वो सिर्फ मुस्लिम इलाकों में ज्यादा रखे थे। जैसे मैं अहमदाबाद को मिसाल के तौर पे बताऊं तो मिर्जापुर है, कालूपुर है, शाहपुर है, जमालपुर है, सरखेज है, मक्तमपुरा है, ये सब जो मुस्लिम इलाके थे वहां पर ही उन्होंने अपने कैंडिडेट रखे थे, और उसकी वजह से कांग्रेस जो थी वो सरसपुर में हार गई, कांग्रेस जो है वो जमालपुर में हार गई। तो कांग्रेस को काफी खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के काफी वोट जो थे वो ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट ने काट दिए। तो जैसा आपने बिहार में देखा होगा कि बिहार में भी काफी एरियाज के जहां ओवैसी की पार्टी के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, उसकी वजह से लालू यादव की पार्टी को और कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ा था। अलबत्ता उसी तर्ज पे गुजरात में भी काफी कुछ पोलराइजेशन हुआ वोटिंग का, और उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। देखो, बीजेपी का एक शानदार प्रदर्शन है, उसका एक रीजन ये भी है कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा हुआ, जम के पोलराइजेशन हुआ। मायावती जी की बहुजन समाजवादी पार्टी, अखिलेश मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी और जाट पार्टी में वोट बढ़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ गुजरात में भी देखने को मिला कि बीजेपी की जो विचारधारा के साथ जुड़े हुए लोग थे, हिंदुत्व के साथ जुड़े हुए लोग थे, क्योंकि बीजेपी ने अपने कैंपेन में राम मंदिर से लेके अयोध्या में भव्याति भव्य निर्माण होगा मंदिर का, उसको लेके कश्मीर में 370 को हटाया और CAA, ये सब इश्यूज चलाए थे। विकास की बात तो रहती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने हिंदुत्व की बात काफी चलाई। लव जिहाद का जिक्र मुख्यमंत्री ने किया कि हम लव जिहाद का कायदा लाने वाले हैं। तो बीजेपी की वोट बैंक जो थी वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट रही, लेकिन एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी की जो फीलिंग आनी चाहिए, जो मुख्य विपक्ष कांग्रेस था, उसके वोट जो थे माइनॉरिटी में ओवैसी में बढ़ गए। अर्बन एरियाज जो थे उसमें आम आदमी पार्टी और BSP में खास करके कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो क्षत्रिय है, हरिजन है, अनुसूचित जाति जनजाति जो है, OBC है और मुस्लिम है। तो मुस्लिम वोट जो थे ओवैसी ने काट दिए, और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो वोट थे वो BSP ने काट दिए, और अर्बन वोटर जो था, यंग वोटर जो था, वो वोट जो है वो आम आदमी पार्टी ने काट दिए। ये थे अहमदाबाद बेस्ड सीनियर जर्नलिस्ट अजय उमट। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। बंगाल में चुनाव से पहले काफ़ी हलचलें हो रही हैं। एक नारा है, खेला होगे, यानी खेल होगा। ये नारा वहाँ के चुनावी मैदान में आ चुका है। एक से ज़्यादा पार्टियां इस नारे का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रही हैं। बीजेपी पहली बार बंगाल विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबले में नजर आती है। उधर आज CBI ने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से सवाल जवाब किए। लगभग 1.5 घंटे तक कोयला तस्करी के एक पुराने मामले में उनसे पूछताछ की गई। चुनाव से ठीक पहले इस पूछताछ के भी अपने अर्थ निकाले जा रहे हैं। हमने बात की हमारे साथी पत्रकार प्रभाष के दत्ता से, जो राजनीतिक खबरों पर नज़र रखते हैं, और उनसे पहले पूछा कि जिस मामले में CBI बंगाल के चक्कर लगा रही है वो अभी तक कहाँ पहुँचता दिख रहा है। ये केस इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ है। माइनिंग इंडिया में गवर्नमेंट ही कराती है और कोल इंडिया लिमिटेड उसकी सबसे बड़ी संस्था है। कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडियरी है ECL। तो वो ECL झारखंड और बंगाल में जितने कोल माइंस हैं उनको मॉनिटर करती है, वहाँ खदान से कोयला निकालती है। जब एक खदान से काफी कोयला निकल जाता है और उसे असेसमेंट में अनसेफ पाया जाता है, डेंजरस पाया जाता है, तो वो वहाँ खुदाई कोयला निकासी बंद कर दी जाती है। ऐसे कई खदान हैं जो झारखंड बंगाल में हैं। उनमें से ही कुछ खदान हैं जो आसनसोल रानीगंज का जो इलाका है बंगाल का, जिसको कोयलांचल भी कहते हैं, वहाँ ऐसी खदानें जो जहाँ से ECL ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने
कोयला निकालना बंद कर दिया था उनको खतरनाक जान के। वहां से लोकल के वहां के कुछ गैंग्स हैं जो कोयले की कालाबाजारी करते हैं, तो वो एक्टिव हो गए और उन्होंने मजदूर हायर करके वहां से कोयला निकाले और उसका एक नेटवर्क है जो इंडिया के कई राज्यों तक इस कोयले को पहुंचाता है। इनमें ये मामला पिछले साल मई में सामने आया। इसकी इस ईसीएल की अपनी विजिलेंस टीम ने इसको देखा। उसके बाद थोड़ी तहकीकात हुई और बाद में नवंबर में आके पिछले साल ही सीबीआई को ये केस सौंप दिया गया और सीबीआई इसमें जांच करने लगी। सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की उसमें 6 लोगों के नाम दिए शुरुआत में। जो मुख्य आरोपी है उसको लाला वहां कहते हैं, लाला है। और दूसरा जो है जिसके तार टीएमसी से जुड़ रहे हैं उसका नाम है विनय मिश्रा। लाला और विनय मिश्रा दोनों ही फरार हैं फिलहाल सीबीआई की गिरफ्त से बाहर। विनय मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि वो यूथ टीएमसी से जुड़ा हुआ था और एक समय में अभिषेक बैनर्जी की टीम का हिस्सा था। सीबीआई के हिसाब से कि ये जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं इसमें लाला, जिसका असली नाम अनूप माझी है, और विनय मिश्रा, इनके नेटवर्क से जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनमें से कुछ ट्रांजैक्शंस जो अभिषेक बैनर्जी की पत्नी है रिजुरा, उनकी और रिजुरा की बहन मेनका, इनके बैंक अकाउंट से हुए हैं, ऐसा सीबीआई को शक है और इसी सिलसिले में ये पूछताछ हो रही है। प्रभाष जी, बीजेपी की बंगाल में पिछले चुनाव में कोई खास मौजूदगी नहीं थी। 2016 में वो 3 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन अब वो बीजेपी प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है, टीएमसी के साथ दौड़ लगा रही है। तो ये बदलाव कैसे हुआ बीते सालों में? देखिए, इतने कम समय में बदला हुआ माहौल नहीं कहेंगे। भारत की राजनीति में कई दल होते हैं और हमेशा जो एक रूलिंग पार्टी है या जो मुख्य दल होता है उसको जितने वोट मिलते हैं लगभग उतने या उससे कहीं ज्यादा वोट दूसरी पार्टियों के होते हैं जो बिखरे हुए मत होते हैं। बंगाल में भी ऐसे ही हुआ। पहले जब सीपीएम की लीडरशिप वाली लेफ्ट फ्रंट थी तो उसका एक अपोजिशन वोट था जो कम था, और फिर बाद में जब ममता बनर्जी आई तो भी उनकी टीएमसी के पास काफी वोट रहे, लेकिन जो विपक्षी वोट था वो बिखरा हुआ था। 2011 में ये बदलाव हुआ। 2016 का अब चुनाव देखेंगे तो बीजेपी जो 2014 में 17% से ज्यादा वोट लाती है, 2016 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 10% वोट है उसका। लेकिन जो बारीकियों में अगर जाएंगे तो 260 के आसपास की सीटें हैं जिन पर बीजेपी ने 10,000 या उससे ज्यादा वोट इकट्ठे किए, मिले बीजेपी को। ये बीजेपी को पैन बंगाल पार्टी के रूप में स्टैब्लिश करने की तरफ पहला कदम था। ये कदम क्यों आया? क्योंकि आप सोचिए, सीपीएम जो 34 साल रूल कर चुकी थी बंगाल पे, उसने कांग्रेस के साथ सहयोग किया जिसको सीपीएम के रहते बंगाल के लोग नकार चुके थे। तो जो सीपीएम के समर्थक भी थे उन्हें भी सीपीएम पर से भरोसा उठ गया और उनमें से कई लोग या तो वो टीएमसी की तरफ गए या बीजेपी की तरफ आए, क्योंकि बीजेपी ही एक वायबल ऑल्टरनेटिव दिखने लगा। और 2016 से लेकर 2021 के बीच में 2017 में वहां लोकल चुनाव हुए, 2019 में वापस से लोकसभा चुनाव हुए जिसमें बहुत अच्छी पकड़ देखने को मिली बीजेपी की, और इसलिए वो 2016, 17 और फिर 2019 इन सब में बीजेपी ने वोट शेयर अपना बढ़ाया है। उसके वोट देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है और इसीलिए 2021 में बीजेपी इतनी मजबूत दिख रही है। ये थे हमारे साथी पत्रकार प्रभाष के दत्ता। ज़्यादातर लोग आजकल गूगल की ईमेल सर्विस जीमेल यूज़ करते हैं, और अब ये हुआ है कि काफ़ी टाल मटोल के बाद फाइनली जीमेल ने एप्पल के ऐप स्टोर पर प्राइवेसी लेबल ऐड कर दिए हैं। इसका मतलब क्या है? iOS वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर आईफोन्स काम करते हैं, और iOS के एप्पल स्टोर में हर ऐप को अब प्राइवेसी लेबल में ये डिक्लेयर करना होता है कि वो यूज़र के फ़ोन से उसका क्या क्या डेटा ले रहा है। जो ऐप ये डिक्लेयर नहीं करती वो भी स्पष्टता से दिखता है कि इन ऐप ने अपना प्राइवेसी लेबल अपडेट नहीं किया है। तो जीमेल ने काफ़ी देर से अपना लेबल अपडेट कर लिया है, और यूट्यूब के बाद वो गूगल की दूसरी ऐप है जिसने ऐप स्टोर पर अपना
प्राइवेसी लेबल अपडेट किया है। हमने बात की हमारे टेक रिपोर्टर मुंजिर अहमद से, और पहले उनसे यही समझा कि ये प्राइवेसी लेबल क्या होता है और यूज़र के नज़रिए से इसका क्या महत्व है। प्राइवेसी लेबल एप्पल ने अपने नए iOS अपडेट के साथ पुश किया है। पिछले कुछ दिनों से लगभग सारे ऐप्स ने कंप्लाई किया है। दरअसल प्राइवेसी लेबल एक ऐसी चीज है जिससे आप ऐप डाउनलोड करने से पहले या फिर डाउनलोड करने के बाद ऐप स्टोर में जा करके आप उस ऐप के बारे में ये जान सकते हैं कि वो आपका किस तरह का डेटा ले रहा है, कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहा है, कौन सी डिटेल्स लिंक्ड है उसके साथ आपकी, तो वो क्लियर कट अब दिखेगा। इससे पहले ये जानकारी हासिल करने के लिए आपको उस ऐप का पूरा डिटेल लेना पड़ता था और प्राइवेसी पॉलिसी में जाकर के पढ़ना पड़ता था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड था। तो ऐप स्टोर में प्राइवेसी लेबल का मतलब यही है कि आपको आइडिया मिल जाए कि वो ऐप आपका किस तरह का और कितना डेटा ले रहा है। मुंजिर, इस पर बड़ी टेक कंपनियों का रिएक्शन कैसा रहा है? मतलब क्या कोई टकराव, कोई हॉस्टिलिटी देखने को नजर आई, किसी ने एक्सेप्ट करने से मना किया हो? प्राइवेसी लेबल आने के बाद कई जगह पे इसको लेकर के बहस भी, डिबेट भी हुई। उदाहरण के तौर पे व्हाट्सएप ने प्राइवेसी लेबल को लेकर के कुछ ऐड वैड दिए थे कि एप्पल हमारे साथ सही नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ऐसा है कि प्राइवेसी लेवल में ये दिखता है कि किस तरह की डिटेल्स आपकी कलेक्ट की जा रही हैं। तो व्हाट्सएप का कहना था कि हम तो फिर भी एंड टू एंड सिक्योर हैं, लेकिन दूसरे ऐप्स जो हैं वो एंड टू एंड सिक्योर नहीं है, लेकिन उनका भी प्राइवेसी लेवल वैसा ही होगा जैसा मेरा होगा। तो ये फेयर नहीं होगा थोड़ा सा। गूगल ने और जीमेल का जो ऐप है दोनों, उसमें प्राइवेसी लेवल को लेकर के काफी डिले हुआ, और हाल ही में कल उन्होंने प्राइवेसी लेवल इंट्रोड्यूस किया। और ये अजीब बात ये है कि बिना अपडेट के ही ऐप स्टोर पे अभी अगर आप जाकर के देखेंगे तो गूगल का और जीमेल का जो प्राइवेसी लेवल है वो देखा जा सकता है। अच्छा मुंजिर, जो अब प्राइवेसी लेवल अपडेट किया गया है, क्या इसमें कोई नई चीज़ सामने आई है कि किस तरह का डेटा जीमेल उठा रहा है? तो गूगल जो डेटा लेता है पहले से और जो लेता आ रहा है, तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। वो डेटा तो आपका लेगा ही, लेकिन अब क्या है कि आप इसे देख सकेंगे आसानी से। तो प्राइवेसी लेवल के मुताबिक गूगल का जो हमने देखा उसमें यह है कि आपका फिजिकल एड्रेस और फोन नंबर भले ही नहीं लेता हो, लेकिन लोकेशन डेटा जो है उसके पास, जिसे मेटा डेटा कहते हैं, वो कलेक्ट करता है। और डिटेल देखेंगे तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें आपकी परचेज हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट इन्फो, यूजर कॉन्टैक्ट, सर्च हिस्ट्री, इस तरह का डेटा लिंक्ड होगा। इसके अलावा जो ईमेल और टेक्स्ट मैसेज है उनका भी एक्सेस है, जाहिर सी बात है। और ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जीमेल यूज करने के लिए देनी ही पड़ती हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिवाइस आईडी, यूजर आईडी, क्रैश डेटा, ये सब भी गूगल आपसे एक्सेस करेगा। अब जीमेल क्यों डेटा ले रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें तो जो जीमेल को काम करने के लिए बेसिक डेटा तो लेगा ही लेगा, जैसे आपका फोन नंबर लेगा, डिवाइस की आईडी लेगा, क्योंकि वो उसकी जरूरत है, वो अननेसेसरी डेटा नहीं है, वो उसके लिए एसेंशियल है। अगर आप वो उसे एक्सेस नहीं देंगे तो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मेल एक्सचेंज करना है, उसको फोन नंबर ट्रांसफर करना है। इसके अलावा अभी आने वाले समय में कुछ दिनों के बाद जब इसका थॉरो एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद और क्लियर होगा कि कौन सा अननेसेसरी डेटा जो है जो गूगल आपका ले रहा है। अच्छा एक चीज़ बताइए मुंजिर, ये iOS पर तो प्राइवेसी लेबल जैसी चीज़ है, ऐप्स को बताना होता है वहीं पर कि वो आपसे कौन सा डेटा लेंगे, लेकिन एंड्रॉयड पर ये क्यों नहीं है और क्यों नहीं आ सकती? मतलब ये ट्रांसपेरेंसी में इतना डिफरेंस क्यों है दोनों प्लेटफॉर्म पे? एंड्रॉयड काफी ओपन है, और एंड्रॉयड जो है ना वो किसी एक मैन्युफैक्चरर के पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एप्पल की प्राइवेसी इसलिए भी तगड़ी हो जाती है, ऐप स्टोर की ही अगर बात करें तो वो सिर्फ एप्पल के डिवाइसेस में है, लेकिन एंड्रॉयड है तो गूगल का। लेकिन सैकड़ों कंपनियां हैं जो अपने स्मार्टफोन्स में उसे देती हैं। तो भले ही गूगल कितना दावा कर ले कि ऐप स्टोर, जो गूगल प्ले स्टोर है उस पे एप्स में प्ले प्रोटेक्ट नाम की एक सर्विस है जो हर दिन लाखों करोड़ों एप्स को फिल्टर करती है, मॉनिटर करती है, और उस तरह के एप्स को ऐप स्टोर पे जाने से रोकती है जिसमें कुछ स्पैम हो या फिर कुछ मैलवेयर हो या फिर किसी तरह की चीज हो। लेकिन बावजूद इसके एंड्रॉयड के पास भी कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन है कि चेक नहीं रख पाती है अपने डेवलपर्स का
और इसीलिए हर दिन आप देखते हैं कि मेलवेयर अटैक हो गया या फिर ऐसे एप्स प्ले स्टोर पे अवेलेबल हैं जिसको डाउनलोड करके आपका फ़ोन हैक हो जा रहा है। तो लोगों के पास इतने ऑप्शन रखने के लिए भी कहीं न कहीं गूगल जो है इस दिशा में उतने बढ़िया से काम नहीं करता है प्राइवेसी को लेकर के, क्योंकि इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है। 5,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के भी फ़ोन में आपको एंड्रॉयड मिल जाता है। तो प्राइवेसी को लेकर के चेक रख पाना यहाँ पर मुझे लगता है आईओएस से काफ़ी डिफरेंस है और ये नियर फ्यूचर में भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये थे हमारे टेक रिपोर्टर मुंजिर अहमद। रियलिटी टीवी का भी जो पूरा का पूरा वांग्मय है, आप उसको देखें कि वो एक किसी घटना को या एक किसी दृश्य को या किसी एक तरह की प्रैक्टिस को ही बार बार दिखाते हैं। तो एक सेट है और वही लोग हैं, जबकि रियलिटी में कभी एक सेट नहीं होता है। रियलिटी में आप हमेशा दृश्यांतर देखते हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह, जयशंकर जी की तरह, तो उसमें दृश्य बदलते रहते हैं। कुछ देर पहले मैनेजर पांडे की चर्चा हुई, जर्नैल, मैनेजर, इस तरह के भी नाम होते थे, पदों पर उनके नाम रखे जाते थे। कप्तान सिंह, और आप सोचोगे नहीं पर बहुत बड़े वीर हुए मध्य प्रदेश के मेजर शैतान सिंह, है ना, ऑफिशियल नाम उनका शैतान सिंह था। बहुत अच्छा रिदमिक सा मुझे याद आता है, हमारे बगल के गांव में थे 4 भाई, आत्मा सिंह, परमात्मा सिंह, गांधी सिंह, महात्मा सिंह। तो वो आत्मा, परमात्मा, गांधी, महात्मा, 4 भाइयों के नाम इतने सबके जबान पे आ जाते थे। मारवाड़ी गुजराती इतने अच्छे व्यापारी कैसे निकलते हैं? तो खून में व्यापार होने का जो भावनात्मक जुमला है, उसके पीछे का साइंस और सोशियोलॉजी क्या है, इस पर बात करेंगे। वाह, परिवारवाद उसका। हाँ। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 तार, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद भी है और अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी है, सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम। कल से भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मैच इसी नए बने हुए स्टेडियम में खेला जाएगा। डे नाइट टेस्ट ये होगा और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधिवत उद्घाटन इसका कल करेंगे। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनके स्वागत में कार्यक्रम किया था यहाँ, नमस्ते ट्रंप। इसी स्टेडियम में वो प्रोग्राम हुआ था और कल पहला इंटरनेशनल मैच यहाँ हो रहा है। तो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये 63 एकड़ में ये स्टेडियम बना है। क्या सुविधाएं हैं, किन बातों का ध्यान यहाँ रखा गया है, ये सब जानने के लिए हमारे साथी कुमार केशव ने बात की हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इकबाल से। इकबाल, हम लोग जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जब बड़े हो रहे थे तो MCG जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, उसे देख करके टीवी पे ऑ में हो जाते थे पूरा। उसके बाद हमारे पास ईडन गार्डन हुआ तो हम लोग इतराते थे कि हमारे पास ईडन गार्डन जैसा स्टेडियम है। और अब मोटेरा जो अहमदाबाद में है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये काफी अच्छी और बड़ी बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अब भारत में है। यकीनन आपने कहा कि MCG की तरफ हम निगाह उठा के देखते थे, लेकिन अब हमारे पास वो लग्जरी है, वो रिकॉर्ड हमारे पास है कि हम सबसे बड़े स्टेडियम के ओनर हैं। 1,10,000 की क्षमता है स्टेडियम की। और हालांकि अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो जरूर इसमें फुल हाउस नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से गाइडलाइन है कि 50% क्षमता तक ही स्टेडियम में लोगों को आने की इजाजत होगी, तो अगर 1,10,000 की क्षमता है जिसमें 50% भी लोग आ जाते हैं तो 55,000 लोग मैदान पर होंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत जबरदस्त बज होगा और इंडियन टीम के लिए एक बहुत बड़ा फायदे की, मतलब मैं समझता हूँ बात है, क्योंकि विराट कोहली जिस तरीके से 12th मैन कहते हैं क्राउड को, स्पेक्टेटर्स को, तो जरूर बहुत मजा आने वाला है अहमदाबाद के इस मुकाबले में। खाली स्टेडियम की तस्वीरें तो हम लोग देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हैं। और जो मैच होगा वो डे नाइट टेस्ट होगा, लेकिन किसी भी मैच को कराने के लिए किसी भी स्टेडियम में पिच सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो पिच कैसी है यहाँ पे, कितनी पिचें हैं इस ग्राउंड में? देखिए, अमूमन जो मोटेरा की पिच है, पहले जब रेनोवेशन नहीं हुआ था तब से पहले अमूमन यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि पहली बार उस रेनोवेशन के बाद यहाँ पर मुकाबला हो रहा है,
तो आपको बता दें, हमारे श्रोताओं को बता दें कि यहाँ 11 पिचेस हैं, वो भी अलग अलग नेचर के। एक ही ग्राउंड में 11 पिच हैं, वो भी अलग अलग नेचर के हैं, कुछ काली मिट्टी के तो कुछ लाल रेड सॉइल की पिचेस हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस तरह का पिच भारतीय टीम चुनती है और किस तरह से के पिच में ये मुकाबला होता है। और मजे की बात यह है कि इस ग्राउंड के अलावा 2 प्रैक्टिस ग्राउंड भी हैं मोटेरा के अंदर। बहुत सारी और फैसिलिटीज हैं जो कि जबरदस्त हैं। अच्छा, किसी भी मैच को जब मैच चल रहा होता है तो 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो बारिश आ जाती है कभी, या रोशनी कम हो जाती है, या फिर डे नाइट में जब मैच खेलते हैं तो फ्लड लाइट्स की जरूरत पड़ती है। तो इन दोनों के हिसाब से देखें तो कैसा है इस मैदान का ड्रेनेज सिस्टम और फ्लड लाइट्स का जो सिस्टम है? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त ड्रेनेज सिस्टम है। अगर जबरदस्त बारिश भी यहाँ पर हो जाती है तो कहा यह जा रहा है कि महज आधे घंटे के अंदर जो है मैदान को बिल्कुल खेलने लायक सुखा करके तैयार किया जा सकता है। इतनी जबरदस्त फैसिलिटीज हैं ड्रेनेज की, और पानी बिल्कुल सुखाया जा सकता है आधे घंटे के अंदर और खेल शुरू हो सकता है। जहां तक डे नाइट की बात कर रहे हैं तो देश का ये पहला स्टेडियम है जहां पर एलईडी लाइट्स लगे हुए हैं। इसकी खास बात ये है एलईडी लाइट्स की कि परछाइयां नजर नहीं आती हैं। तो ऑब्वियसली एक और एक्साइटमेंट ये है, डे नाइट टेस्ट मैचेस की अपनी एक चार्म है, अपना एक एक्साइटमेंट है, लेकिन एलईडी लाइट के अंदर किस तरह से लगेगा ये मैच, इसकी भी देखने की बड़ी उत्सुकता है लोगों के अंदर। अच्छा, इसके अलावा क्या है फीचर्स इसमें, इस ग्राउंड में क्या फैसिलिटीज हैं जो जरा हटके हैं या बहुत एडवांस्ड हैं? देखिए, इस ग्राउंड की बात अगर हम करें तो इस ग्राउंड को लगभग 63 एकड़ में बनाया गया है, जिसकी लागत 700 करोड़ के आसपास आई थी। इस स्टेडियम के अंदर 76 कॉर्पोरेट बॉक्सेस हैं, 4 ड्रेसिंग रूम हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, 4 ड्रेसिंग रूम एक ही स्टेडियम के अंदर। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि 3 जो है वो प्रैक्टिस ग्राउंड्स हैं। इसके अलावा क्लब हाउस हैं, 55 क्लब हाउस इसके अंदर हैं। इसके अलावा ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल भी इस मैदान के अंदर है, जो कि बहुत खास है। बहुत सारी आधुनिक फीचर्स इस मैदान पर लगाए गए हैं। और जिस तरीके से अमूमन हम स्टेडियम्स में देखते हैं कि खंबे, पिलर्स लगे हुए होते हैं, तो इस ग्राउंड के अंदर आपको पिलर्स नहीं है। दर्शकों को कोई हिंड्रेंस नहीं आने वाली, कोई जरा सी भी बाधा नहीं होगी। मैच का लुत्फ किसी भी एंगल से बैठ करके, कहीं भी स्टेडियम के किसी भी कोने में बैठ करके आपको उतना ही मजा आएगा और बहुत नजदीक से आप मैच को फील कर पाएंगे। इस तरीके से कुछ इस मैदान का स्ट्रक्चर तैयार किया गया है। और साथ ही साथ अर्थक्वेक रेजिस्टेंस के लिए भी इस मैदान को बहुत फुल प्रूफ बनाया गया है। तो काफी फैसिलिटीज हैं जो ऐड की गई हैं इस मैदान के अंदर। जाहिर सी बात है कि काफी लागत लगाई गई है, काफी खर्च किया गया है, तो उस हिसाब से ग्राउंड भी बनाया गया है। चलते चलते एक बात स्टैट्स पे हो जाए कि मोटेरा जो सरदार पटेल स्टेडियम है, ये भारत के लिए कितना लकी रहा है? देखिए, अगर भारत की हम बात करें तो इस मैदान पर कुल 12 मुकाबले हुए हैं और भारत ने 4 मैचेस में जीत दर्ज की है, 2 मैच में हार मिली है और 6 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। वहीं अगर भारत और इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो भारत और इंग्लैंड के बीच में इस मैदान पर 2 मुकाबले खेले गए हैं। एक मुकाबला 2001 में खेला गया था, वो मैच ड्रॉ रहा था, और इस मैदान पर आखिरी मुकाबला 2012 में जो खेला गया था वो भारत और इंग्लैंड के बीच ही था, जो मुकाबला भारत ने 9 विकेट से जीतने में कामयाबी हासिल की है। तो इंग्लैंड के ऊपर एक तरह से हमारा पलड़ा भारी है, क्योंकि 1-0 से इस मैदान पर हम आगे चल रहे हैं। ओवरऑल इस मैदान की भी बात करें अगर हम, तो 12 मैचेस में 4 हम जीते हैं, 2 ही सिर्फ हारे हैं, तो अच्छा रिकॉर्ड नजर आता है मोटेरा अहमदाबाद में। मोहम्मद इकबाल से बात कर रहे थे कुमार केशव। और आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही, लेकिन चिट्ठी आई है आज कनू चौधरी की नोएडा से। इंग्लिश में इन्होंने लिखा है कि आई हैव बीन लिसनिंग टू योर पॉडकास्ट ऑलमोस्ट एवरी डे। योर 5-minute न्यूज़ इज समथिंग आई रिलाई ऑन फॉर इन्फॉर्मेशन. इट इज़ टू द पॉइंट. Your morning podcast is really good, and the best part is I can listen to it while working in my kitchen. Keep doing good work. Kanu Chaudhary, Noida. Thank you so much Kanu Chaudhary for taking out time to write to us. आपकी जो उम्मीदें हैं, कोशिश करेंगे, हम मेहनत करेंगे कि न सिर्फ उन पर खरे उतरें बल्कि और आगे उन्हें लेकर के जाएं। हमारे और भी कई पॉडकास्ट हैं जैसे कि 3 ताल, नामी ग्रामी, हेलो डॉक्टर, मनी मैनेजर। इन्हें भी आप सुन करके देखें और ठीक लगे या ना भी लगे तो हमें फिर से एक चिट्ठी लिखिए। ये सिलसिला बना रहे। आज के दिन भर की साउंड मिक्सिंग की थी कपिल देव सिंह ने। कुलदीप मिश्र मेरा नाम है। नमस्कार।